नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, क्या बीजेपी की लीडरशिप, टॉप लीडरशिप और बीजेपी के नेता अब ये मानने को मजबूर हो रहे हैं कि चुनाव जीतना बीजेपी के लिए अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है। चुनाव चाहे वो महाराष्ट्र के हों, चुनाव वो चाहे हरियाणा के हों जो एकदम सर पर खड़े हैं, या चुनाव झारखंड के हों, जम्मू कश्मीर की तो बात ही नहीं कर रहा। चुनाव में अब जीतना इतना आसान नहीं, पहले जैसा आसान नहीं। इट्स डिफिकल्ट टू विन इलेक्शंस। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात दरअसल बीजेपी के सीनियर लीडर्स कह रहे हैं। हरियाणा के एक सीनियर लीडर ने भी कहा कि कांग्रेस हमसे ज़्यादा ताकतवर है और हो सकता है कांग्रेस चुनाव जीत जाए। ये बात महफिल में, भरी महफिल में कैमरे पर कही जा रही है। मिसाल के तौर पर एक एग्जाम्पल देख लीजिए। ये साहब हैं, इनका नाम है जे.पी. दलाल, फिनेंस मिनिस्टर हरियाणा। चीफ मिनिस्टर के बाद, आफ्टर चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, सेकंड मोस्ट पावरफुल, दूसरे सबसे ताकतवर नेता हरियाणा के। और ये कैमरे पर बोल रहे हैं कि कांग्रेस चुनाव जीत सकती है, यानी कांग्रेस बीजेपी से आज की तारीख में ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन दोस्तों, जेपी दलाल जो कैबिनेट मिनिस्टर है, इन्होंने असली बात इस सेंटेंस के बाद कही। इन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस चुनाव जीत जाती है हरियाणा में तो 6 महीने से ज़्यादा चलेगी नहीं, क्योंकि दिल्ली में बैठे जो हमारे बड़े नेता हैं 6 महीने में सरकार गिरा देंगे। सुनिए आप क्या कह रहे हैं वो। भाई कांग्रेस आओगे जाए ऐसी भगवान रूस गया जाके मैं उपचुक हो जा, मारे दिल्ली वाले छठा महीना कर पकड़ने। अब दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जेपी दलाल साहब ये नहीं कह रहे हैं कि 90 में से 70 सीट हम जीत रहे हैं, 90 में से 50 सीट हम जीत रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस चुनाव जीत रही है या कांग्रेस चुनाव जीत गई तो 6 महीने कांग्रेस नहीं चलेगी, क्योंकि दिल्ली में बैठे हमारे नेता ये सरकार चलने नहीं देंगे। मतलब ये सरकार गिरा देंगे कांग्रेस की। यानी वोट अपना वेस्ट मत करिए, क्योंकि कांग्रेस की सरकार चलेगी नहीं, और अगर बनेगी हम गिरा देंगे उसको। सरकार हमारी ही बननी है, आएगा तो मोदी ही, ये कहना चाह रहे हैं। दोस्तों, जेपी दलाल जो वहाँ के फिनेंस मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर के बाद सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर हैं, 3 इम्पॉर्टेंट बातें निष्कर्ष निकलता है इनके सनसनीखेज सेंसेशनल स्टेटमेंट से, पब्लिक स्टेटमेंट से। नंबर 1 कि वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो चलेगी नहीं, यानी आप वोट वेस्ट मत करिए। और इस धमकी को लेकर, इस तरह की बातों को लेकर इलेक्शन कमीशन चुप है, और इलेक्शन कमीशन को चुप नहीं होना चाहिए, क्योंकि हरियाणा में इलेक्शन अनाउंस हो गए। 1 अक्टूबर को वोटिंग है, 4 अक्टूबर को नतीजे आ रहे हैं। अगस्त में हम बैठे हैं, सितंबर और फिर अक्टूबर। और इलेक्शन कमीशन ने अभी तक, मेरी जानकारी में, अभी तक नोटिस नहीं दिया। आगे क्या है, अभी तक इलेक्शन कमीशन खामोश है। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी के जो लीडरशिप है, जिनकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं, अमित शाह और मोदी, की सरकार गिरा देंगे, चाहे वो जेपी नड्डा हों, चाहे वो अमित शाह गृह मंत्री हों, चाहे वो नरेंद्र मोदी हों, चाहे वो राजनाथ सिंह हों, और चाहे वो हरियाणा सरकार के बड़े नेता पदाधिकारी हों, किसी ने जेपी दलाल को अभी तक जानकारी में नोटिस नहीं दिया है। यानी जो कुछ वो कह रहे हैं, डंके की चोट पर कह रहे हैं। अब दोस्तों, यहाँ एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, और बात यह है कि सिर्फ मंत्री जी डरे नहीं हैं। ये जो दलाल साहब हैं, ये सिर्फ ये डरे नहीं हैं, मुख्यमंत्री भी डरे हैं। और मुझे जानकारी है कि बीजेपी की लीडरशिप भी डरी हुई है कि हरियाणा हाथ से निकल रहा है, और हरियाणा हाथ से निकला तो महाराष्ट्र और झारखंड में फिर क्या होगा, ऊपर वाला ही जानता है। आज इंडिया टुडे, आज तक बड़ा चैनल है, हालांकि सरकार की तरफ ज़्यादा झुका रहता है। इंडिया टुडे ने आज अपने मूड ऑफ द नेशन सर्वे में जो आंकड़े दिखाएं वो भी चौंकाने वाले हैं, और वो भी इशारा करते हैं
कि बीजेपी की हालत पतली है। इस सर्वे में आज तक का ये कहना है कि अभी 4 जून को जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस ने हरियाणा में 5 सीटें जीती थीं और 5 सीटें जो थीं वो बीजेपी ने जीती थी, यानी 5-5 पर मुकाबला बराबर पर था। लेकिन आज की स्थिति में 3 महीने बाद जो सर्वे हैं, जो इंडिकेशंस हैं हरियाणा की जनता के, वोटर्स के, वो ये हैं कि बीजेपी 4 पर है, जो प्रोजेक्शंस हैं लोकसभा सीट के आधार पर, कि बीजेपी 5 से कम होकर 4 पे आ गई और कांग्रेस 5 से बढ़कर 6 पे चली गई। यानी 60% की एक लीड, एक एज है। और शायद यही वजह है कि बाकी सर्वे भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को एज दे रहे हैं। कांग्रेस चुनाव जीत रही है और इसीलिए मंत्री जी कह रहे हैं कि अगर जीत जाती है तो जीतने दो, सरकार तो गिरा ही देंगे 6 महीने बाद, आएगा तो मोदी ही। अब दोस्तों, जेपी दलाल साहब की बात को मैंने इसलिए तवज्जो दी, इम्पोर्टेंस दी, क्योंकि जेपी दलाल साहब कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई समर्थक नहीं है बीजेपी के, कोई सभासद नहीं, कॉरपोरेटर नहीं है, विधायक नहीं है, राज्य मंत्री नहीं। ये स्टेट के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, फिनेंस मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री के बाद नंबर 2 हैं। और अगर नंबर 2 ऐसी बातें कर रहा है कि अगर कांग्रेस आ जाए तो भी हम गिरा देंगे सरकार, अगर इस तरह की बातें कर रहा है, तो मुझे लगा कि इसका संज्ञान ज़रूर लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ले ना ले, हम और आपको इसका संज्ञान लेना चाहिए। और यहीं से एक सवाल जो बड़ा है, बिग क्वेश्चन, वो इमर्ज ये होता है कि क्या आज की तारीख में मोदी और शाह किसी राज्य सरकार को उसी तरह गिरा सकते हैं जैसे जब वो ताकतवर थे, प्रचंड बहुमत में थे, तो कर्नाटक की सरकार गिरा रहे थे, महाराष्ट्र की सरकार गिरा रहे थे, मध्य प्रदेश की सरकार गिरा रहे थे, राजस्थान की सरकार गिराने की कोशिश हो रही थी और झारखंड की सरकार अभी भी गिराना चाहते हैं। क्या मोदी आज की तारीख में उनकी ये हैसियत है? क्या बैसाखियों पर जो मोदी सरकार चल रही है उसकी ये हैसियत है कि एक चुनी हुई सरकार को 6 महीने में गिरा दे? और क्या आज की तारीख में सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स उसी तरह मजबूती से अमित शाह के साथ खड़ी है जैसे 4 जून के पहले खड़ी थी? एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर चाहे आप 240 में हैं, चाहे फिर आप अल्पमत में, उसका फिर कोई मतलब नहीं है। और यह ऐसा नहीं है, मोदी वाकई कमज़ोर होते जा रहे हैं और उनकी आज की तारीख में वो राजनीतिक कुव्वत नहीं है कि सरकार गिरा सके। सच्चाई क्या है? मुझे लगा एक बड़ा सवाल, क्योंकि इस जवाब का एक मतलब ये ज़रूर निकलता है कि मोदी सरकार अगर ये 4 इलेक्शंस, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर, अगर हारती है तो नवंबर के बाद दोस्तों एनीथिंग कैन हैपन। 2 खास मेहमान हैं हमारे साथ आज। उमाकांत लखेड़ा होंगे, सीनियर पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, एडिटर हैं, और हमारे साथ हरियाणा में से सीधे जुड़ रहे हैं जगदीप संधू। संधू साहब के बारे में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि चाहे वो हरियाणा हो और चाहे वो राजस्थान हो और चाहे पंजाब हो, ये जो नॉर्थ इंडिया की जो बेल्ट है, मुझे लगता है कि उनके जो प्रेडिक्शंस होते हैं या उनकी जो पैठ है, ऐसा पत्रकार जल्दी आपको मिलेगा नहीं जो ग्राउंड ज़ीरो से असली खबर ब्रेक करते हैं। बहरहाल पहला मेरा सवाल जो है वो लखेड़ा साहब से। लखेड़ा साहब, कैबिनेट मिनिस्टर, विधायक नहीं, पदाधिकारी नहीं, भाजपा का कार्यकर्ता नहीं, सपोर्टर नहीं, बीजेपी का कैबिनेट मिनिस्टर, फिनेंस मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, चीफ मिनिस्टर के बाद नंबर 2 पोजीशन। और ये जो साहब हैं जेपी दलाल, नंबर 2 आफ्टर चीफ मिनिस्टर, ये कह रहे हैं कि हरियाणा में अगर कांग्रेस की सरकार आ गई, अगर आ गई, भगवान हमसे नाराज हो गया और कांग्रेस की सरकार आ गई, तो दिल्ली में बैठे हमारे नेता 6 महीने से ज्यादा चलने नहीं देंगे। यानी मोदी जी के चाणक्य 6 महीने में सरकार गिरा देंगे। ये बात कैबिनेट मिनिस्टर कह रहा है। तो मैं क्या मानूं इसको कि क्या अभी भी ऑपरेशन लोटस जारी है? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहता हूं कि ये जो बयान है एक मिनिस्टर्स का, जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी रणनीति है उसमें शामिल है जी। और इससे ये साबित होता है, इससे ये पता लगता है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। ये स्वीकारोक्ति हो सकती है।
निश्चित रूप से दलाल ने, जो मंत्री हैं, उन्होंने सीधा सीधा भारत के चुनाव आयोग को चुनौती दी है संविधान के पद पर बैठे हुए। एक मंत्री ने ओथ ली है ना, संविधान की ओथ ली है, सेक्रेसी की, है ना जी, तो गोपनीयता की मैं ओथ मान ली लिया। है। तो जी, चुनाव जी, आयोग को तो वो चुनाव आयोग को तो चुनौती दे रहे हैं, और हमने ये भी देखा है कि बीजेपी का मंत्री हो या बीजेपी का संतरी हो, चुनाव आयोग कुछ नहीं बिगाड़ता। लेकिन यहां पर मैं बात ये कह रहा हूं कि वो सीधे सीधे पब्लिक को धमका रहे हैं कि भैया अगर कांग्रेस को वोट देकर अगर जिता भी रहे हो तो तुम गलती कर रहे हो, क्योंकि हर हाल में हम आ रहे हैं। अगर कांग्रेस की सरकार तुमने बना दी तो हम मैंडेट बदल देंगे, ये सरकार गिरा देंगे 6 महीने के अंदर। मैं कह रहा हूं नहीं तो ये इसमें इसका मतलब क्या है कि देखिए, इसका मतलब, हाँ, मोदी और शाह अभी भी धन बल के साथ, ईडी सीबीआई के साथ सरकारों को बनाने का, तोड़ने का एजेंडा नहीं छोड़ा है उन्होंने। बिल्कुल नहीं छोड़ा है। देखिए, उनको एक माहौल बनाना है, जैसे पिछले 10, 12, 15 विधानसभाओं के चुनाव हुए होंगे, 4, 3 लोकसभा के चुनाव हुए, तो उसमें एक नारा बीजेपी के लोग देते थे, सोशल मीडिया पे देते थे, पब्लिक मीटिंग में देते थे, और नारों में देते थे कि आएगा तो मोदी ही। तो ये आएगा तो मोदी ही का मतलब ये है कि जो चुनाव हो रहा है, ये जो चुनाव की जो फॉर्मेलिटीज हो रही है, इलेक्शन डेट अनाउंस हो रही है, 2 चरणों में, 3 चरणों में, हरियाणा के अलग से चुनाव हो रहे हैं, तो उन चुनाव में धांधली करने का, मैनिपुलेशन करने का, चुनाव के बाद, अगर धांधली के बाद भी नहीं जीते तो चुनाव के बाद जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको हम गिरा देंगे। ये, और बड़ी मजेदार बात यह है और बड़ी शर्मनाक बात भी है कि किसी बीजेपी के टॉप लीडरशिप ने इस बयान से अपने को डिसएसोसिएट नहीं किया है, असंबद्ध नहीं किया है, इसकी निंदा नहीं की है, इस बयान से अलग नहीं किया है। तो ये आप ये देख सकते हैं कि जो बीजेपी में जो लंपट पॉलिटिक्स है, वो उसका लेवल किस स्तर पर आ गया है कि ऐसे लोगों को स्थापित किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। पहले वो एग्रीकल्चर कृषि मंत्री थे, उनको प्रमोट करके मुख्य रणनीतिकार बना दिया हरियाणा में। आप तो ग्राउंड जीरो पर हैं सिंधु साहब, आप तो वहीं हैं जहां पर इन्होंने भाषण दिया, उसी धरती पर आप हैं, वहीं से आप लाइव हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं और बहुत छोटा मुख्तसर सा जवाब आपसे चाहता हूं कि क्या अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिस दिया मिनिस्टर साहब को? क्या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब ने कोई इनको नोटिस दिया? क्या अमित शाह के ने कोई इनको नोटिस दिया? कोई माफी मांगी इन्होंने? किसी तरह का क्लैरिफिकेशन दिया मंत्री जी ने अभी तक? जी बिल्कुल नहीं दीपक जी, कहीं से कोई ऐसा नोटिस नहीं आया है, हमारी अभी नॉलेज में नहीं है, हमारी जानकारी में अभी तक नहीं आया, ना किसी जगह मीडिया में आया कि इनको कोई नोटिस दिया गया हो या किसी ने इसका संज्ञान लिया हो। अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है और ना ही इन्होंने अपनी तरफ से कोई माफी मांगने की बात की है और ना ही किसी नेता का बयान आया है जिन्होंने इस बयान को इनका निजी या व्यक्तिगत बयान कह के पीछा छुड़वाने की या साइडलाइन होने की जरूरत समझी हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। मैं ये चीज जानना चाह रहा था कि आप पिछले कई महीनों से हरियाणा के हर जिले में जा रहे हैं, सारे नेताओं से मिल रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, और आपकी जो विश्लेषण होते बड़े माने रखते हैं, इतने बरसों से आप चुनाव कवर कर रहे हैं। इस वक्त आपको हरियाणा की पोजीशन सिंधु साहब क्या लगती है? अगर 90 का हाउस है, 90 का विधानसभा सीटें हैं, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी दोबारा सरकार बनाने जा रही है या कांग्रेस जो है वो इस बार जीत रही है? इस वक्त लोगों का मूड क्या कह रहा है सिंधु साहब? दीपक जी, हरियाणा में 2005 में कांग्रेस को 67 सीटें मिली थी, एक तरफा जीत उस टाइम, और वो उस वक्त में लोगों में आक्रोश जो था वो उस वक्त की जो पहले की सरकार थी ओम प्रकाश चौटाला की, जिसमें ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला और अजय चौटाला, उनका जो उस वक्त का गवर्नेंस था उससे लोगों ने एकदम से उसको नकारा था और उसके विरुद्ध इतना बड़ा आक्रोश था। अभी हालात ठीक वैसे उससे भी बदतर लग रहे हैं। अगर कहीं भी जाए तो ऐसा लगने लगा है पूरे हरियाणा में कि अब 2005 रिपीट होना तय है। मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस स्वीप करने जा रही है? आप ये कह रहे हैं झाड़ू मारने जा रही है कांग्रेस हरियाणा में?
कांग्रेस झाड़ू मारेगी या नहीं मारेगी, लेकिन हरियाणा के लोग विसर्जन करने को तैयार बैठे हैं। ओके, मतलब कांग्रेस स्वीप करेगी नहीं करेगी, लेकिन एक चीज आप कह रहे हैं कि आपको बातचीत से लगता है कि बीजेपी का जीतना मुश्किल है, यानी ये वोट बीजेपी को कुर्सी से हटाने के लिए पड़ रहा है, ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल विसर्जन करने को तैयार है। अब आप समझ लीजिए। लखेड़ा साहब, मैं दोबारा उसी सवाल पे आऊंगा कि अगर एक फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के बाद फाइनेंस मिनिस्टर ही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गृह मंत्रालय चीफ मिनिस्टर के पास है, एक सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर सरकार का, नंबर 2 लीडर और एक बहुत ही पावरफुल लीडर, अगर वो डंके की चोट पर कैमरे पर भरी महफिल में ये कह रहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो ये सरकार हम गिरा देंगे, हमारे नेता गिरा देंगे, आपको लगता है कि तुरंत इलेक्शन कमीशन को नोटिस देना चाहिए, तुरंत इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए? क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है, कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, पूरे हरियाणा का एडमिनिस्ट्रेशन अब इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। क्या इलेक्शन कमीशन को तुरंत एक्शन लेना चाहिए? मुझे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन को कल रात ही ये डिसीजन लेना चाहिए था। डिसीजन नहीं, कल रात ही नोटिस देना चाहिए था। और आजकल तो नोटिस देने के लिए कोई कागज पत्र की जरूरत नहीं है, सीधा जो पब्लिक मीटिंग शुरू हो गई हैं और उनकी रिकॉर्डिंग होती है पब्लिक रैली में, पार्टी की रैली में। तो मुझे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन इस पे तमाशबीन बना हुआ है, ऐसा लगता है, क्योंकि अभी तक तो कोई खंडन नहीं आया, इलेक्शन कमीशन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। साफ सी बात है। मुझे तो चिंता इस बात की है कि हरियाणा के मंत्री का जो बयान है, उस बयान पर पार्टी की लीडरशिप का भी चुप रहने का मतलब ये है कि उनकी सहमति है इस तरह के बयान में। कहीं चर्चा तो हुई होगी ना भाई पार्टी की रणनीति में। चलिए, मैं इस सवाल को दूसरी तरह से कहता हूं। मान लीजिए जो मंत्री जी बोल रहे हैं कि साहब अगर कांग्रेस की सरकार आ गई, और ये सिंधु साहब कह रहे हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की सरकार जा रही है, ये कह रहे हैं कि पब्लिक ने मूड बना लिया, मन बना लिया है। तो अगर बीजेपी की सरकार जा रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है, जो कि मंत्री जी भी मान रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आ सकती है, अगर कांग्रेस की सरकार आती है हरियाणा में, तो क्या वाकई अमित शाह और मोदी इस सरकार को 6 महीने से ज्यादा चलने नहीं देंगे? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। मुझे ऐसा लगता है कि ये इनकी कुवत में नहीं है। ये जिस तरह से लगातार ये निर्णय वापस ले रहे हैं, छोटे मोटे अपोजिशन ने, इंडिया अलायंस ने, राहुल गांधी ने जब लिटरल एंट्री का विरोध किया, ब्रॉडकास्टिंग बिल का विरोध किया और तमाम वक्फ बोर्ड का विरोध किया, इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तो जब ये तो अब इनकी ये इलेक्टेड गवर्नमेंट को चुनाव प्रचंड बहुमत से जीती हुई सरकार को इस तरह से इनकी हिम्मत है नहीं। लखेड़ा साहब, 4 जून के बाद जिस तरह से मोदी अल्पमत में आ गए और बैसाखियों पर आ गए, 4 जून के बाद जब आप ईडी के ऑफिसर से मिलते हैं, सीबीआई के ऑफिसर से मिलते हैं, क्योंकि आपके संपर्क सूत्र तो हर जगह हैं दिल्ली में, आप सीबीआई वालों को भी जानते हो, ईडी वालों को भी जानते हो, इनकम टैक्स वालों को भी जानते हो, सबको जानते हो। अब जब आप अधिकारियों से मिलते हैं, अफसरों से मिलते हैं, तो वो क्या कहते हैं? बंद कमरे में आपसे क्या कहते हैं कि मतलब या आपको क्या लगता है कि अब ईडी और सीबीआई आंख बंद करके छापे डालने में थोड़ा सा 2 बार सोचेगी? कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो अब थोड़ा सा रेसिस्ट करने लगे हैं। देखिए दीपक जी, जो स्थिति है आज की तारीख में, न केवल ईडी सीबीआई बल्कि भारत सरकार के जो कंट्रोलिंग करते हैं नीतियों को, गवर्नेंस को, उन्होंने उनके एक बड़े वर्ग ने इनके गलत कामों में हाथ डालने से इनकार कर दिया है। और इनको पता था ये बात कि अब जब हमारी पकड़ कमजोर हो गई पूरी सरकार पर, तो नौकरशाही सबसे पहले आपका साथ छोड़ती है, आपका कहना नहीं मानती। तो ये तो ईडी और सीबीआई, इनको तो ये जो यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग तो उनसे तो गलत काम करवाया जा रहा है ना। गलत काम करने के लिए नहीं, मैं कह रहा हूं कि जैसे डाला जाता है, सपोज करिए उनके साथ कॉफी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, प्राइवेट बातें हो रही हैं, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के क्या लगता है कि
कुछ फर्क आया है ईडी के अफसरों में या सरकार के जो पुलिस ऑफिसर वगैरह इनमें कुछ फर्क आया है? अरे साहब, वो तो ये कहते हैं, कई तो मेरे को ये कहते हैं कि भाई साहब ये कब तक इनको ढोना पड़ेगा। हालत ये हो गई है क्या कि ब्यूरोक्रेसी, यस, कि भाई साहब ये बताइए कब तक ढोना पड़ेगा इन लोगों को। ये सरकार के भीतर, यस, इन दोनों को, गुजरात लॉबी के जो लोग बैठे हुए हैं, मोदी अमित शाह का जो रिजिम है, जो अल्पमत सरकार है, इस सरकार को जो लोग कुपित हो गए, ब्यूरोक्रेसी परेशान हो गई है, ब्यूरोक्रेसी इनसे पीछा छुड़ाना चाहती है। जी, बड़ी बात लखेड़ा साहब ने कह दी। लखेड़ा साहब ने कहा कि ईडी के ऑफिसर हों चाहे सीबीआई के ऑफिसर हों, कुछ ऑफिसर से जब इनकी मुलाकात होती है, खासकर जो पुलिस ऑफिसर वगैरह हैं, उनका ये कहना है कि कब तक इनको ढोएं। मतलब मोदी और शाह को लेके अब थोड़ा सा उनमें हेजिटेशन हो रहा है और कई ऐसे अधिकारी हैं जो गलत काम करने से साफ मना कर रहे हैं। अब मतलब अब प्रेशर नहीं ले रहे और शायद इसीलिए ईडी कब पूछताछ करेगी राहुल गांधी से, ये राहुल गांधी को ईडी ने पहले बता दिया और ऐसा पहली बार हो रहा है। तो अधिकारी भी अब हवा का रुख समझ रहे हैं कि ये एक जाती हुई बैसाखियों पे चलती हुई सरकार है, इसका भरोसा नहीं किया जा सकता कि 5 साल पूरा करेगी। एक चीज मैं यहाँ सिंधु साहब पूछना चाहूंगा, समय भी हो रहा है, आपको क्या लगता है कि 5 साल जिस हरियाणा सरकार को आपने चलते हुए देखा, पहले खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, अब नायब सिंह सैनी साहब मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी की कर्म भूमि रही। मोदी जी कहते हैं कि साहब हरियाणा मेरी कर्म भूमि है, मैंने यहाँ बहुत काम किया प्रचारक के तौर पे। हरियाणा सरकार की ये हालत क्यों हो गई कि मंत्री कह रहा है कि भाई हम हार भी सकते हैं? मतलब अभी तो वोटिंग नहीं हुई साहब, प्रचार नहीं शुरू हुआ, मंत्री और वो भी इतना सीनियर कह रहा हम हार भी सकते हैं। तो अगर मैं पूछूं 2-3 कारण क्या हैं कि बीजेपी की हालत आज इतनी खराब हो गई हरियाणा में? दीपक जी, बीजेपी की सबसे बुरी हालत करने के सबसे बड़े जिम्मेदार मनोहर लाल खट्टर हैं, जिनका अपना एक तरीका रहा और उन्होंने एक एक करके भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पुराने नेता थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, उनको एक एक करके किनारे कर दिया। जिनमें सबसे बड़ा नाम अगर हरियाणा में लिया जाए तो वो रामविलास शर्मा का है, जो सबसे पुराने नेता है। उधर अगर बात की जाए ओम प्रकाश धनखड़ है, और अगर उधर बात की जाए तो कैप्टन अभिमन्यु है, अगर बात की जाए अनिल विज है। अनिल विज तो वो व्यक्ति हैं, जब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को कोई जानता नहीं था तब से वो एमएलए बनते आए हैं, और उनको जिस तरह से पिछले 10 सालों में ठिकाने लगाया गया, ठिकाने पे रखा गया, वो सब जानते हैं। पहला पॉइंट समझ में आ गया कि जितने सीनियर लीडरशिप थी बीजेपी के, जितने अच्छे नेता थे, उन सबको बेइज्जत किया, अपमानित किया। पॉइंट नंबर 2 ये है कि हरियाणा में जिस तरह से इन्होंने कहा था, किसानों से जो बड़ा वायदा किया था कि हम आपको एमएसपी देंगे, वो कभी भी इन्होंने पूरा नहीं किया। और जब किसानों ने इनको अपनी मांगे याद दिलाई, इनको अपना वायदा याद दिलाया, तो उनको लाठियां पड़ी जी। तो वो जो यहाँ पर एक और सवाल, हरियाणा में किसान कितना बड़ा फैक्टर है? संक्षेप में कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसान हरियाणा में चुनाव में? 70% पॉपुलेशन आज किसानी से जुड़ी हुई है, हरियाणा के गांव में रहती है। उन्हीं के बच्चे हैं जो अग्निवीर में जाते थे, जो आर्मी में जाते थे, या जो फोर्सेस में जाते थे भारत की में। आज वो अग्निवीर की वजह से कहीं भी उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। आज उनको गाजा जाना पड़ता है या यूक्रेन जाना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके बाद मतलब आप कह रहे हैं 70% पॉपुलेशन कहीं ना कहीं दैट्स नॉट हैप्पी विद बीजेपी। यस, इट इज मोर देन दैट। अच्छा, ओके, एक पॉइंट और बता दीजिए चलते चलते। 2 पॉइंट हो गए। भ्रष्टाचार भी है वहां या नहीं है? मोदी जी कहते हैं 0 टॉलरेंस ऑन करप्शन, हरियाणा में नो करप्शन। तभी तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस में 3 करोड़ रुपए पकड़े जाते हैं। करप्शन है है जी सर, करप्शन है, यस और नो? पहले से कम हुआ है? अरे पहले से बढ़ा है साहब। 3 करोड़ रुपए अगर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस में एक व्यक्ति से बरामद किए जाते हैं दिन दिहाड़े, तो क्या कहा जाएगा? और उसके बाद अगर मान लीजिए, और बताता हूं 1 मिनट और, हरियाणा में जो
फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन है, जो फार्मास्यूटिकल काउंसिल है, जो हरियाणा में ये जो केमिस्ट शॉप के लाइसेंस इशू करती है, जी जी, उनमें जो करप्शन है, उसके जो चेयरमैन है उसको हटा दिया गया, उसको सस्पेंड कर दिया गया, उस पर मुकदमा हुआ, फिर वो बहाल हुआ। तो करप्शन की क्या बात करें यहाँ? हरियाणा में तो करप्शन इतना है कि एक एमएलए को अपने साले के बेटे की नौकरी के लिए 75 लाख रुपए देने पड़े। बाद में वो झगड़ा हो गया, नौकरी नहीं लगी तो वो वापिस पैसे लेने पड़े। ओ एमएलए को अपने बेटे के लिए या भाई के लिए? अपने साले के बेटे के लिए, अपने साले के बेटे के लिए 75 लाख रुपए देने पड़े, और जब वो पैसे वापस नहीं हुए तो झगड़ा हुआ, तो ये खबर सामने आ गई। एक आखिरी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा लखेड़ा साहब, आपको क्या लगता है कि अगर हरियाणा हाथ से गया मोदी जी के, जैसा कि मुझे बातों से लग रहा है, मंत्री जी के बयानों से लग रहा है, और सिंधु साहब ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं, और कश्मीर में जीतने का बहुत कम चांसेस हैं बीजेपी के, अब तो कहीं ज्यादा स्टेक ही नहीं है, महाराष्ट्र में दाल पतली है, बहुत ज्यादा दाल पतली है महाराष्ट्र में, और दिन ब दिन स्थिति बिगड़ रही है, और झारखंड में भी बीजेपी कुछ कर नहीं पा रही, क्योंकि हेमंत सोरेन जब से उनको जेल भेजा गया एक कंट्रोवर्शियल मैटर में, सारा आदिवासी समाज खड़ा है उनके साथ। अगर एक के बाद एक इलेक्शन लखेड़ा साहब मोदी और अमित शाह के हाथ से निकलते रहे, तो नवंबर में आपको स्थिति देश की क्या दिख रही है? देश की राजनीति की स्थिति क्या दिख रही है? अगर एक के बाद इलेक्शन मोदी जी हारे, व्हाट विल हैपन सर? देखिए, अगर ये हारना, अभी तक जो रिपोर्ट मिलेगी हारना तय है, ये दीवार पर लिखा हुआ है कि चारों राज्यों में हार तय है। मतलब जो पब्लिक सेंटिमेंट है इन चारों राज्यों में इनके खिलाफ है। इनको इस बात का आभास भी मिल गया है कि हारना है जम्मू कश्मीर, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र। अब देखिए कि जब ये चारों राज्य हारेंगे तो सबसे पहले तो भारत के जो नवंबर में जो शीतकालीन सत्र शुरू होगा, उसमें एक एग्रेसिव आक्रामक विपक्ष जो पहले से इनकी छाती पे चढ़ा हुआ है, जो इनसे सवाल पूछ रहा है, इनके पास सवालों के जवाब नहीं है, ये डिस्कशंस नहीं कर रहे हैं, ये सरकार चलने वाली नहीं है, संसद के भीतर ही नहीं चलेगी। ये संसद के बाहर तो बाद में बात आई। और जब ये सरकार चारों राज्यों में चुनाव हारेगी तो बैसाखियां, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की जो बैसाखियां हैं, वो बैसाखियां बोलने लगेगी कि बहुत हो चुका, क्योंकि उनके राज्यों में जो प्रेशर पड़ेगा कि भाई साहब इनसे पीछा कब छुड़ा रहे हो, जैसे ब्यूरोक्रेसी पीछा छुड़ाने की बात कर रही है, तो वो दिन आने वाला है। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। 3 महीने का समय है जी, 3 महीने का समय है जी, 3 महीने का समय है। लखेड़ा साहब कह रहे हैं नवंबर जो है बहुत डिसाइडिंग होने वाला है, बहुत निर्णायक होगा, और एक उल्टी गिनती, काउंटडाउन शुरू हो सकता है मोदी और अमित शाह के लिए, क्योंकि जिस तरह से रिपोर्ट आज ग्राउंड जीरो से, हरियाणा के बीचों बीच हिसार से, जिस तरह से सिंधु साहब ने हाल बताया हरियाणा का, और जिस तरह से हमें रिपोर्ट महाराष्ट्र की आ रही है या झारखंड की आ रही, वो सब देखते हुए जो लखेड़ा साहब ने कहा कि भाई दीवार पे इबारत लिखी हुई है कि बीजेपी इन 4 राज्यों में जीत नहीं पाएगी, तो नवंबर में बहुत कुछ हो सकता है। दोस्तों, ये आज एक निष्कर्ष निकलता है, और शायद इसीलिए बीजेपी के नंबर 2 पावरफुल मंत्री हरियाणा के कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस आ भी गई तो 6 महीने में दिल्ली वाले हमारे नेता सरकार गिरा देंगे। बहरहाल ये आज वो पूरा पैगाम निकला, यहाँ से निष्कर्ष निकला। लखेड़ा साहब, आपने समय निकाला, सिंधु साहब आप हिसार से जुड़े और सारी बातें आपने सामने रखी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ माय फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच सर।